नमस्ते दोस्तों। आज जो टॉपिक है बंगाल के विभाजन से लेकर असहयोग आंदोलन तक, मेरी शॉर्ट नोट्स से है तो इसलिए उसी से कवर कर रहे हैं। इसकी टाइप नोट्स जो है वो आप लोग को मिल जाएगी एक दो दिन में। पढ़ा इसलिए इसी रूट से मैं रही हूँ क्योंकि क्या है कि इसमें किसी भी किताब में किसी भी जगह इतने शॉर्ट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं दी हुई है, क्योंकि इसको एक साथ मैंने कलेक्ट किया है कई जगहों से। जितनी इन्फॉर्मेशन आयोग पूछता है, ऊपर से इसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो आए, मतलब कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है यहाँ से उठाए गए हैं, वो भी फैक्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इसलिए मुझे लगा कि जब तक मैटर टाइप हो रहा है तब तक हम आप लोगों को क्लास डिले नहीं करते हैं और इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है। इसको एक आपको एक आइडिया ये भी मिल जाता है कि कैसे हमें जो है शॉर्ट नोट्स बनानी है। चलिए, एक देखिए, स्टूडेंट्स कभी भी परिस्थितियाँ अपने फेवर में नहीं होती। ठीक है। जब भी, मतलब मैं दो चीज़ कहती हूँ, जब परिस्थितियाँ आपके फेवर में हो, यानी आपको अगर घर से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, पढ़ने के लिए समय मिल रहा है, आपको पढ़ने के लिए कोई किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पढ़ के सेलेक्ट हो लीजिए। पर नहीं तो परिस्थितियाँ फिर कभी ऐसा होगा कि जब आपको पढ़ने की बहुत इच्छा होगी और आपको, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा है सिलेक्शन लेने की, पर परिस्थितियाँ उनके फेवर में नहीं है। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल के विभाजन से। देखिए, बंगाल का विभाजन आपको पता है कि बंगाल के विभाजन के साथ ही कांग्रेस में जो है वो गरम दल और नरम दल के बीच जो है वो विभाजन का कार्य, बंगाल के विभाजन के साथ ही कांग्रेस के विभाजन की भी जो है वो नींव उठ गई थी। ठीक। क्योंकि बंगाल अब तक जो है वो कांग्रेस पे किसका जो है वो राज था। अब तक कांग्रेस पे जो है वो नरम दल का था, शासन था, नरम दल ही का वर्चस्व था। ठीक है। नरम दल के जितने भी नेता थे उनका वर्चस्व था। ठीक। और लोग उनका जो मैंने बताया कि उनकी जो रणनीति थी, ठीक, उनकी जो रणनीति वो अनुनय विनय की रणनीति थी। ठीक है। पत्र द्वारा जो है वो निवेदन करना, पत्र लिखना, उनके इस तरह से जो है वो उनकी जो है वो नीतियाँ थी। सरकार से जो है वो अपनी बातों को मनवाने के लिए कहीं पे धरना देना, इस तरह की नीति जो है वो बहुत कम इसको फॉलो करते थे। वो बस अनुनय विनय की नीति को फॉलो करते थे। ठीक। परंतु जो है वो, और हिंसात्मक बिल्कुल भी नहीं, अहिंसक तो था ही पूरी तरीके से, परंतु अहिंसक आंदोलन जो है वो गांधी जी का भी था। पर उन्होंने हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार आदि चीज़ों को भी अपनाया था। जो उग्रवादी विचारधारा के, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, ऐसा नहीं है कि उग्रवादी विचारधारा के लोग जो थे वो हिंसक थे, वो हिंसक नहीं थे, परंतु वो लोग चाहते थे अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार से जिद पड़ रहे थे, हड़ताल करते थे, बहिष्कार करते थे, जुलूस निकालते थे, विदेशी वस्तुओं का परित्याग करते थे, विदेशी सामानों का प्रयोग करना बंद कर देते थे। ठीक है। सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते थे, इस तरह की नीतियों का पालन करते थे। पूरे समाचार पत्रों के माध्यम से जो है वो, समाचार पत्रों में जो है उनके खिलाफ जो है वो उग्र जो है वो शब्द, क्या कहते हैं, संपादन का प्रयोग करते थे। इस तरह की चीज़ों का वो प्रयोग करते थे जिससे जो है वो सरकार के प्रति जो है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। ठीक। तो इससे जस्ट इतर जो है उदारवादी का क्या था कि वो सरकार के सामने एक पत्र, अपनी मांगों को रखते थे, पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से उनके अपनी मांगों को रखते थे कि हाँ, जनता आपके इस निर्णय से असंतुष्ट है, हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें थीं। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह सही थी। किसी को भी पट्टाभी सितार मैया ने एक कथन कहा था कि मकान की उस नींव को क्या दोष दिया जाए जिस पे पूरी इमारत टिकी हुई है। तो जैसे भी, जिस तरह से भी जो है वो उदारवादियों ने क्या कहते हैं, अपना जिस भी नीति का पालन किया, परंतु ये तो था कि उन्होंने लोगों की मांग को एक जगह रखा, एक मंच दिया। ठीक है। वार्षिक मीटिंग होती थी, ये एक तरीका था। ठीक है। तो अब इतनी भूमिका आप समझ गए हैं। आगे मैं फटाफट जो है वो आप लोग को पढ़ाते चलूँगी। खूब ढेर सारे फैक्ट्स हैं,
ढेर सारी चीज़ें हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। क्लास थोड़ी लंबी होगी और इसको ज़रूर से ज़रूर जो है वो आप लोग करें। मित्रों, आप लोग जो है वो एक बात और कि जो हमारे मेंटोरशिप बैच में से या जो हमारे क्रैश कोर्स से जो है वो जुड़ना चाहते हैं ना, वो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं और मैं सबको अलग अलग जो है वो 8076944063, 8076944063, ठीक है, 8076944063, इस नंबर पे आप हमसे जो है वो जुड़ सकते हैं। हमारा यूपीपीसीएस 2025 का 45 दिन का क्रैश कोर्स है। उसके साथ ही हमारा मेंटोरशिप बैच चल रहा है, जिसमें हम 1 to 1 गाइड करते हैं लोगों को, ठीक है, नोट्स के साथ जो है वो ग्रुप डिस्कशन के साथ हम जूम मीटिंग पे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बच्चों को पर डे का टारगेट देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1885 से 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में उदारवादी युग चला, ठीक है। 1885 से 1905 तक कांग्रेस का उदारवादी युग चला, जिसमें नरमपंथी जो है वो उनका वर्चस्व था। नरमपंथियों के, अब ये भी याद कर लेना अच्छे से, नरमपंथियों के कौन प्रमुख नेता थे? दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने ड्रेन थियरी दी थी, ठीक है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। बदरुद्दीन तैयब जी थे, रहमतुल्लाह सयानी थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा इवाचा, रास बिहारी घोष इत्यादि प्रसिद्ध नेता थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा इवाचा, फिरोज शाह मेहता, रहमतुल्लाह सयानी और रास बिहारी घोष। अगर ये पूछ लेता है उसमें रहमतुल्लाह सयानी दे देगा, ठीक है, तो आपको ये मतलब कि लगेगा कि नहीं, शायद ये हमारे जो उदारवादी नेता नहीं थे। अब बात करते हैं कि अब जब मैंने बताया कि कांग्रेस के बंगाल के विभाजन के साथ ही भारत में जो कांग्रेस में जो के विभाजन की भी नींव पड़ गई थी, तो इसको लेके कुछ स्टेटमेंट था जो मैंने आपको बताया कि पट्टाभी सीतारामैया ने क्या कहा था कि मकान के उस नींव को क्यों दोष दिया जाए जिस पर इमारत टिकी हुई है, ठीक है, मकान की। तो ये स्टेटमेंट पूछता है आयोग, ठीक है, और स्टेटमेंट ये पूछता है कि किस मतलब किस दौरान कही गई थी, किस आंदोलन के समय गई थी, या फिर किस लिए कही गई थी, ठीक है। तो इसको जो है वो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कांग्रेस के विभाजन को लेकर कही गई थी। अब देख लेते हैं गर्मपंथियों का जो तरीका था वो क्या था? हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी चीजें थी, ठीक। नरमपंथियों का क्या था कि जो भी मतलब कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी अपनी बातों को उनको रखे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके तक पहुंचाएं और वो सरकार से बात करेंगे, ठीक है, मध्यस्थता का काम करेंगे। पर गर्मपंथियों का ये था कि सभी को शिक्षित किया जाए, सभी जागरूक बने और अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़े, ठीक है। चलिए, अब गर्मपंथियों के मुख्य नेता थे तो आपको अच्छे से पता है कि ये थे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष थे, ठीक। ये गर्मपंथियों के नेता थे। अब बात करते हैं तत्कालीन बंगाल में बंगाल के विभाजन, ठीक है। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 में। 19 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। अब हम बात करते हैं, जब बंगाल के विभाजन की, ये प्रश्न पूछ सकता है या फिर ये प्रश्न पूछ सकता है कि विभाजन के बाद जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, या फिर ये प्रश्न पूछ सकता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था और पश्चिमी बंगाल का कौन था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है वो आप याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, सॉरी, गवर्नर, वो तो सेना में होते हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बात करते हैं बंगाल के विभाजन की। तो बंगाल के विभाजन की जब हम बात करेंगे तो बंगाल में उस समय कौन कौन से, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, और बंगाल में शामिल थे हमारा जो है वो आधुनिक वेस्ट बंगाल, जो हमारा भी वर्तमान में जो है वो अभी जो वर्तमान में हमारा वेस्ट बंगाल है वो, ठीक है, बांग्लादेश अलग जो देश बन गया हमसे,
बिहार शामिल था, बिहार के बाद बिहार से अलग हुआ झारखंड था और उड़ीसा था। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र था, पूरा जो है वो एक तरीके से पूर्वी हिस्सा ही कवर किया हुआ था, ठीक है। उड़ीसा खुद ही अपने आप में कितना बड़ा राज्य है। उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल भी ठीक ठाक है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों को मिला दिया जाए कितना बड़ा है। फिर बिहार है, बिहार के साथ झारखंड अपने आप में कितना बड़ा है। तो बिहार पूरा पूर्वी हिस्सा जो है वो काफ़ी मतलब बगल में बड़ा सा है, ठीक। तो इस तरह से जो है वो बंगाल में काफ़ी जो है वो बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई, मैंने बताया 19 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। और 7 अगस्त, ये डेट एकदम अच्छे से याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को जो है वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कासिम बाजार के महाराज मणिंद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है कासिम बाजार के एक महाराज थे जिनका नाम मणिचंद था, उनके जो है मणिचंद के जो है अध्यक्षता में जो है वो एक सभा का आयोजन हुआ, विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशी सामानों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया कि हम अब विदेशी सामान का प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे, ठीक। विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करेंगे और ये प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया और स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया यहीं से, ठीक। अब बात करते हैं कि जो है वो स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट होता है तो गर्म पंथियों के बीच और नरम पंथियों के बीच, यानी उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच जो है वो आंदोलन को लेकर कि आंदोलन किस तरह से चले, इसको लेकर जो है वो एक विवाद शुरू हो गया। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हो गया कांग्रेस का। तो बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अब देखिए पहले स्टार्ट करने से पहले एक तिथि याद कर लेते, तीनों तिथि हम जो है वो देख लेते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो आपके क्या कहते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया, ठीक। अब बात करते हैं जब बंगाल का विभाजन लागू हो गया, उसके बाद जो है वो बंगाल का जो क्षेत्र है वो 2 भागों में बट गया, ठीक है। एक आपका हो गया पश्चिम शेष बंगाल, जिसका नाम था आपका शेष बंगाल, ठीक है। और एक आपका हो गया पूर्वी बंगाल, ठीक। एक शेष बंगाल हो गया और एक जो है वो आपका पूर्वी बंगाल हो गया। शेष बंगाल की राजधानी क्या थी आपके, कलकत्ता। शेष बंगाल की राजधानी क्या थी आपकी, कलकत्ता, ठीक। और पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी जो है वो पूर्वी बंगाल। देखिए शेष बंगाल का अर्थ ये आप अभी वर्तमान में जो है क्या है आपका, जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसकी बात कर सकते हैं, और जो बांग्लादेश है उसको मान के चलिए आपकी जो है वो आपका पूर्वी बंगाल है। इस तरीके से आप जो है वो अपने दिमाग में माइंड मेकअप कर सकते हैं। तो पूर्वी बंगाल और आसाम, इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे, असम, चटगांव, ढाका, ठीक है। इसकी राजधानी भी क्या थी, ढाका। तो ये शेष बंगाल हो गया, ठीक है, और वो पूर्वी बंगाल हो गया। 2 भागों में बांट दिया गया, एक को शेष बंगाल, दूसरे को पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में असम, चटगांव, ढाका था। असम, चटगांव, ढाका को छोड़ के जितना भी उड़ीसा और क्या कहते हैं कि बिहार, झारखंड, ये सारा जितना भी क्षेत्र था वो सारा जो है वो बंगाल में, शेष बंगाल में था। शेष बंगाल के गवर्नर जो है वो एंड्रयूज फेजर थे, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एंड्रूज फेजर, शेष बंगाल के गवर्नर एंड्रूज फेजर थे। और क्या कहते हैं कि आपके पूर्वी बंगाल के गवर्नर थे ब्लूमफील्ड फुलर, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिवस को जो है वो राखी दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी, काला दिन के रूप में भी इसे मनाया जाता है, ब्लैक डे के रूप में भी, बंगाल के विभाजन को जो ब्लैक डे या राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक।
तो यहाँ पे जो है वो बात खत्म हो गई बंगाल के विभाजन की। अब बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की, बात करते हैं, ठीक है। चलिए। अब बात करते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो चला, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जो है वो एक सभा का आयोजन किया गया और स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। स्वदेशी मूवमेंट के जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा बहिष्कार, ठीक है, और क्या कहते हैं हड़ताल जुलूस, जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब इसको नीति के साथ जो है वो क्या कहते हैं आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ठीक। अब इसमें क्या था कि इस आंदोलन को जो है वो कंटिन्यू करना था, कंटिन्यू ये आंदोलन जो है वो चलता रहता, तो शायद यहीं पर जो है वो बंगाल का विभाजन जो है वो रुक जाता। बंगाल का विभाजन बाद में जो है वो भी कर लिया गया, वापस ले लिया गया। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें होती कि अगर ये कांग्रेस जो है वो क्या होता, अगर बंगाल के विभाजन के समय कांग्रेस का विभाजन ना हुआ होता तो क्या होता, फिर ये मूवमेंट अच्छा खासा चलता और शायद यहीं से जो है वो भारत में जो है वो एक तरीके से एक नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्वकर्ता दिखते और शायद भारत में इतने लंबे समय तक आज़ादी की लड़ाई ना लड़नी पड़ती, ठीक। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 1907 कांग्रेस, इसका प्रभाव क्या हुआ बंगाल के विभाजन का, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि हमें इस आंदोलन में तो सफलता नहीं मिली, परंतु क्या हो गया कि सूरत 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो जो आंदोलन था एकाएक जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया। मतलब जब आपके नेता एक साथ बैठकर कार्य करने को तैयार रहते हैं, जब आपके नेता एक साथ बैठ के कार्य करते हैं, ठीक है, किसी मूवमेंट को चलाते हैं, लोगों का मोटिवेशन बना रहता है। पर कुछ लोग जो है जो तिलक को देख के प्रभावित होते हैं, अरविंदो घोष को देख के प्रभावित होते होंगे, कुछ लोग जो है वो गोखले को देख के प्रभावित होते होंगे, सब एक साथ एकजुट हुए होंगे। जब आंदोलन में के मुख्य नेता ही जो है वो कांग्रेस ही डिवाइड हो गई, तो जो आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया। इस वजह से आंदोलन को कुचलना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक। दूसरी चीज़ क्रांतिकारी, इससे इसके फलस्वरूप जो है वो चूंकि आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया इसलिए दबा दिया गया, तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे ना, उनको वो बहुत आहत हुए और उन्होंने कहा कि हम तो आंदोलन चलाएंगे। तो इसको कहते जैसे क्रांतिकारी आतंकवाद, ठीक है, या क्रांतिकारी आंदोलन, तो उसका एक प्रथम चरण अभी शुरू होता है, द्वितीय चरण असहयोग आंदोलन के बाद, क्योंकि असहयोग आंदोलन में भी असफलता मिली थी, ठीक है, सीमित सफलता कह सकते हैं मिली थी, तो उसके बाद जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी, क्योंकि युवा जो है, जो युवा वर्ग इससे जुड़े थे ना, वह असंतोष में थे, क्योंकि युवा बहुत बड़ी मात्रा में इस आंदोलन से जुड़े थे। और जब आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, आंदोलन जो है वो असफल हो गया, तो युवा जो है वो आहत हुए। आहत होने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन को शुरुआत कर दिए। ये पहली शुरुआत थी, ठीक है। इसी के बाद आप देखते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र, मणिक तल्ला जो है वो षड्यंत्र केस जो है ये सारे चलते हैं। अरविंदो घोष के नेतृत्व में कई जो है चले। तिलक को जो है वो 6 वर्ष का कैद कर जो है वो करके वर्मा के मांडला जेल में इनको डाल दिया जाता है। वहीं पर जो है वो तिलक के बारे में 3 चीज़ें आपको बता दें कि तिलक ने 3 रचनाएं की थी। वहीं पर गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और ओरायन, इसकी रचना जो है वहीं पर जेल में उन्होंने कर डाली थी, ठीक है। तो तिलक को जो है वो 6 वर्ष का कारावास हो गया था। तो एक बहुत बड़े नेता तो जो है वो चले गए, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है वो वहीं पे आपको यहीं पे मैंने कोट करके बता दिया है कि तिलक में जो वहाँ पे 3 जो है रचनाओं को लिखा, गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और ओरायन लिख दिया था, ठीक है।
लाला लाजपत राय जो है इसके बाद अमेरिका चले गए थे। विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष ने जो है वो राजनीति से संन्यास ले लिया था, और ये अरविंदो घोष जो है वो पौंडीचेरी के औरोविले आश्रम में जो है वो जाकर संन्यास ले लिए थे। ठीक, तो यानी कि गरम उदार उग्रवादी जितने भी नेता थे वो कहीं ना कहीं जो है वो आंदोलन से एकदम पूरी तरीके से गायब हो गए थे। क्या हुआ था, भाई तिलक जो है वो आपके उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद क्या कहते हैं आपके अरविंदो घोष को जो है वो उन्होंने संन्यास ले लिया था विपिन चंद्र पाल ने। लाला लाजपत राय जो है किसी कोर्ट के सिलसिले में जो है वो आपके किसी केस के सिलसिले में जो है वो अमेरिका चले गए थे। अब स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव आगे देखते हैं और क्या है। ये तो आपके जो कह सकते हैं ना, अच्छा जो मेंस लिख रहे हैं वो भले ही इसमें फैक्ट्स लिखा है पर इसको आराम से कोट कर सकते हैं कि जो मैंने अब तक बताए वो नकारात्मक प्रभाव थे, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे। जैसे मैं पूछ सकता आपके, अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं मुख्य परीक्षा का कि निम्नलिखित स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव को अपने जो है वो अपने आधार पर जो है आप समीक्षा कीजिए या मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यद्यपि स्वदेशी आंदोलन असफल रहा या सीमित सफल रहा, परंतु इसके प्रभाव जो है वो दूरगामी दृष्टि से दिखाई पड़ते हैं, तो इसकी भी व्याख्या आप कर सकते हैं। ठीक, तो सिंपल से स्वदेशी, अगर क्वेश्चन को स्वदेशी आंदोलन के प्रभावों का जो है वो संक्षिप्त वर्णन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे कि जो उसके सकारात्मक प्रभाव हैं, फिर उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव को लिख के फिर उसके बाद उसकी एक समीक्षा करेंगे, एक आप जो है उसका जो है वो मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा था कि 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1906 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर जो है वो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य जो है वो अरविंदो घोष ही थे। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान और भी जो है वो कई जो है वो फैक्ट्रियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन में कुछ चीज़ें और थी इम्पोर्टेंट कि 1902 में सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी विद्यार्थियों का डॉन जो है वो सोसाइटी नामक एक जो है वो विद्यार्थियों का एक संगठन बनाया था। किसने बनाया था? सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी बनाई थी। कब बनाई थी? 1902 में। ठीक है, एक विद्यार्थियों का संगठन बनाया था जिसको इसने जो है वो सपोर्ट किया था, डॉन सोसाइटी। तो डॉन शाहरुख खान वाला ही नहीं है, सतीश चंद्र मुखर्जी वाला भी डॉन है। ठीक, चलिए, अब सरकार ने भी कुछ प्रतिक्रियाएं इस आंदोलन के फलस्वरूप दी थी। ठीक, सरकार की प्रतिक्रिया को देखने से पहले यहाँ पे और कुछ पॉजिटिव जो कार्य हुए थे उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उद्योग धंधों का विकास किया गया था, बैंकिंग बीमा का विकास किया गया था। ठीक है, उद्योग धंधों में जो है वो सभी धंधे वैसे तो बंद हो गए थे जो उस समय खुले थे, बस प्रफुल्ल चंद्र पटेल की बंगाल केमिकल फैक्ट्री जो है वो आगे तक चली थी। उसके बाद जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1906 में भारतीय प्राच्य कला की स्थापना की गई थी। किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1906 में जो है भारतीय प्राच्य कला की स्थापना की थी। ठीक है, जो है इसमें जो है शिक्षा पे पाश्चात्य प्रभाव को रोकने के लिए भारतीय जो है वो प्राच्य कला की स्थापना की थी। इस जो है वो क्या कहते हैं संस्था के तहत जो है पहले छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला जो छात्र था उसका नाम था नंदलाल बोस थे। टैगोर ने इसी दौरान, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो है आमार सोमार बांग्ला, ठीक है, आमार सोनार
आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी, जो कि अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। टैगोर ने इसी टाइम जो है वो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, तो ये सारे पॉजिटिव प्रभाव हैं। क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है वो परिषद की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय प्राच्य कला की स्थापना की गई थी, केमिकल फैक्ट्रियों की स्थापना, कई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रफुल्ल चंद्र पटेल का बंगाल केमिकल फैक्ट्री काफ़ी सफल रहा था। ठीक है, इसके साथ ही जो है वो आपके बैंकिंग बीमा की भी शुरुआत की गई थी। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े थे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, सूरत अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस वो जो है वो नेतृत्व आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया था। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, अब इस आंदोलन को दबाने इस आंदोलन पे जो है वो सरकार ने क्या उस समय किया था कि एक सर्कुलर लेके आया था, करलाइल सर्कुलर। ठीक है, करलाइल सर्कुलर सर्कुलर लाया था 10 अक्टूबर 1906 में। ठीक, आंदोलन लागू होने से पहले ही जो है वो एक करलाइल सर्कुलर लेते आया था, जिसमें प्रधानाचार्य को जो है वो सहायता राशि जो है वो दी जाएगी यदि वो विद्यार्थियों को आंदोलन में शामिल होने से रोक देंगे। मतलब प्रधानाचार्य को ये था कि कुछ उनके आंदोलन में जो उनकी सहायता राशि रोक दी जाएगी। ठीक है, सहायता राशि जो है वो बंद कर दी जाएगी यदि वो विद्यार्थियों को आंदोलन में भेजेंगे या आंदोलन में जाने से रोक नहीं पाएंगे तो। ठीक है, वो जो प्रधानाचार्य को जो सहायता राशि, उनके विद्यालय को जो सहायता राशि दी जा रही है, वो सहायता राशि जो है वो रोक ली जाएगी। दूसरा एक लॉयन सर्कुलर आया था, जिसमें वंदे मातरम का नारा लगाने वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, वंदे मातरम का लॉयन सर्कुलर, एक करलाइल सर्कुलर था, दूसरा लॉयन सर्कुलर। ठीक है, वंदे मातरम का नारा लगाने वाले को सरकारी नौकरी में नहीं जगह मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, ये था जो है वो, मतलब सरकार द्वारा इसकी प्रतिक्रिया बहुत दमन करने का जो है वो एक तरीके से नीति बनाई गई थी। अब बात करते हैं कि इसका क्या, स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था? स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था? स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा वर्ग जो है वो फला आंदोलन के साथ जुड़ा था, कौन कौन सा वर्ग जुड़ा था या कौन सा वर्ग नहीं जुड़ा था। तो ये यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इस चीज को जरूर कोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहली बार जनता जो है राजनीति के इस नए तरीके से परिचित हुई थी। पहली बार जो है वो जनता जो है वो राजनीति के जो है नए तरीके से परिचित हुई थी, क्योंकि अभी तक क्या था कि बस ऐसे ही चल रहा था कि जनता जो है वो अपनी मांगे रखती थी नेताओं के सामने, और नेता जो है वो फिर वो विदेशी शासन के सामने जो है वो रखते थे और बात कुछ बनती नहीं थी। पहली बार जो है वो महिलाएं जो है वो घर से बाहर कदम रखी, महिलाओं ने जो है वो विदेशी चूड़ियां पहनने से जो है वो मना कर दिया। ठीक है, मैंने कहा युवाओं और छात्रों ने बड़ी संख्या में जो है इसमें भाग लिया। ठीक है, मजदूर वर्ग ने भाग लिया। ठीक, धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया। ठीक है, कुछ जमींदारों ने भी भाग लिया था, पर उनकी संख्या जो है वो बहुत कम थी। ठीक, बहुसंख्यक किसानों ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये याद रखिएगा। बहुसंख्यक किसानों ने जो है वो इसमें भाग नहीं लिया था। अब ये क्वेश्चन अगर आयोग पूछता है तो उसमें जो है वो जब किसान लिखा रहेगा तो आप लोग तो आराम से टिक कर ले जाओगे, आप लोग आराम से टिक कर लोगे कि किसान तो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि किसान तो हमेशा जो है वो दुखी वर्ग रहा है, तो वो जरूर पार्टिसिपेट किया होगा। पर कृषकों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है,
बहुसंख्यक किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। किसने किया था? वारिसार सम्मेलन में, ठीक है। एकमात्र जो है वो किसान जो है वारिसार सम्मेलन था, एक जो है उसमें किसानों ने पार्टिसिपेट किया था। बहुसंख्यक मुसलमानों ने, तो मुसलमानों वाला तो आप लगा ले जाएंगे कि मुसलमानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है वो पृथक मतलब मुसलमानों में भी जो है वो पृथक अपने अलग अलग दल की बात चल रही थी। मार्ली मिंटो सुधार इसी के बाद आया था 1909 में, ठीक। तो अब किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, किसने किसने जो है वो भाग लिया था? तो महिलाओं ने आंदोलन में बहुत भाग लिया था, युवाओं ने भाग लिया था, विद्यार्थियों ने भाग लिया था, भले ही उनके लिए जो है कार्लाइल सर्कुलर लेते आए थे, पर भाग लिया था, और मजदूरों ने भाग लिया था। किन्होंने नहीं लिया था? तो मुसलमान और किसान। किसने भाग नहीं लिया था? तो मुसलमान और किसान वर्ग ने जो है वो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक। तो ये हमारा हो गया स्वदेशी आंदोलन कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बाद 1905 में जैसे ही स्वदेशी आंदोलन कंप्लीट होता है, उसके बाद मतलब कंप्लीट नहीं होता है, शुरुआत होती है, ठीक है, वो पूरा नहीं हो पाता है, असफल हो जाता है। सूरत में अधिवेशन के साथ ही, जैसे ही सूरत में अधिवेशन होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन असफल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आंदोलन नेतृत्व विहीन हो चुका था, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं 1906 में। 1905 की घटना के बाद 1906 में, तो 1 अक्टूबर 1906 में जो है वो 35 मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल जो है वो आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है, शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलता है। कहाँ पे? शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलता है। और 1906 में सलीमुल्लाह खां ने इंडियन मुस्लिम कन्फेडरेसी की योजना बनाई थी, ठीक है। पहले किसकी योजना बनाई थी? इंडियन मुस्लिम जो कन्फेडरेसी की मतलब योजना बनाई थी। फिर बाद में जो है इसका नाम जो है वो इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पड़ गया। 30 दिसंबर 1906 को नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में, ठीक है, वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आई। कहाँ पे, कौन सा स्थान था? ये जो है वो ढाका था। 30 दिसंबर 1906, डेट एकदम एग्जैक्टली याद रखिएगा। वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में जो है वो क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो अस्तित्व में आई, ठीक है। वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो अस्तित्व में आई, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो वकार उल मुल्क थे। वकार उल मुल्क, देखिए कहीं कहीं जो है ना वो कहीं कहीं जो है वो आगा खां भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा, तो कहीं कहीं आगा खां भी लिया है, कहीं कहीं वकार उल मुल्क दिया हुआ है। तो 3-4 इसके सदस्य थे, आप देख लीजिएगा। आयोग कभी कभी आगा खां को भी जो है वो यहाँ पे उत्तर मानता है, तो अगर आगा खां लिखा रहेगा तो आप आगा खां को जो है वो टिक कर लीजिएगा। वकार उल मुल्क अगर नहीं रहता है तो, ठीक है। और अगर दोनों रहता है तो भी जो है वो आयोग हमको लगता है आगा खां ही शायद आंसर मानता है। अब मैं इसको देख के आप लोग को बता दूंगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आगा खां को जो है वो शायद आयोग ज़्यादा आंसर मानता है। मैं एक बार देख लूँगी कि PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या आयोग ने इसका उत्तर माना है, ठीक। चलिए, प्रथम मानद अध्यक्ष जो है वो आगा खां थे। अच्छा, इसीलिए जो है वो आगा खां को माना जाता है, ठीक, मानद अध्यक्ष ही माना जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला ना कि आयोग जो है वो आगा खां को ही जो है वो अध्यक्ष मानता है। तो क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि आगा खां ही जो है मानद अध्यक्ष को ही हम पहला अध्यक्ष इसमें मानेंगे, ठीक। पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? 29-30 दिसंबर 1907 में कराची में हुआ था। स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। ये याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को।
30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापना हुई थी, पर पहला जो है इसका अधिवेशन जो है 29-30 दिसंबर 1907 को कराची में हुआ था। ठीक है, ढाका कराची दोनों याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है, इसका प्रारंभिक मुख्यालय अलीगढ़ में था। प्रारंभिक मुख्यालय अलीगढ़ में था, बाद में इसका मुख्यालय लखनऊ हो गया था। ठीक, मुस्लिम लीग का प्रारंभिक मुख्यालय क्या था? अलीगढ़ था। फिर बाद में इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ हो गया था, और अब तो अपना पाकिस्तान में बनाए होंगे कहीं मुख्यालय। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। मुस्लिम लीग हो गया हमारा। अब बात करते हैं कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के। 1906 के बाद 1907 की घटना पे हम आते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। अच्छा, एक चीज और मेंटोर सी बैच वालों को बोल देती हूँ कि खा पी के तैयार रहिएगा। सैटरडे को बढ़िया से जो है वो हम लोग 2 घंटे तक जो है वो 1 से 2 घंटे तक जो है वो हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए पहले से बता दे रही हूँ, जो भी समय सभी के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा वही समय जो है वो रख के और एक तरीके से प्रॉपर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। ठीक, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ठीक, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। ठीक, अब इसमें नरमपंथी गरमपंथी के मध्य विवाद हुआ था। नरमपंथी आंदोलन को केवल जो है वो बंगाल तक रखना चाहते थे। नरमपंथी आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गरमपंथी जो है वो संपूर्ण भारत में रखना चाहते थे। ठीक है, नरमपंथी जो है वो वस्तुओं के बहिष्कार, ठीक है, वस्तुओं के बहिष्कार का जो है वो केवल कह रहे थे कि केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। नरमपंथी केवल कह रहे थे कि केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, यानी जो विदेशी वस्त्र हैं, विदेशी चूड़ियां हैं, विदेशी सामान है, केवल उनका बहिष्कार किया जाए। पर गरमपंथी कह रहे थे कि संपूर्ण ब्रिटिश सरकार को बहिष्कार कर दे, सिरे से जो है वो हम खारिज कर दें। तो गरमपंथियों का क्या था कि सरकार का पूरी तरीके से सरकार को ही बहिष्कृत कर दें। ठीक है, नरमपंथी चाहते थे कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का स्वागत किया जाए। प्रिंस ऑफ वेल्स के, क्योंकि द्वितीय आपको पता है उसके बाद तृतीय दिल्ली दरबार होने वाला था, तो कहें नरमपंथी कहें कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का स्वागत किया जाए, जबकि गरमपंथी जो है वो कह रहे थे कि नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का हम स्वागत करेंगे। क्यों स्वागत करें भाई, हमारे साथ जो है वो आप धुरतई कर रहे हो, हम जो है वो आपका स्वागत करेंगे? तो नहीं करेंगे। चलिए आगे किन किन चीजों को लेके विवाद हुआ था देखते जाए हम लोग। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। गरमपंथी जो है वो इस आंदोलन को जो है वो स्वदेशी शिक्षा, स्वशासन और बहिष्कार के साथ चलाने दे चाहते थे। ठीक है, और फिर यह आंदोलन जो है वो 1906 में जो है वो स्वदेशी शिक्षा, स्वशासन और बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा स्वशासन और जो है वो स्वदेशी स्वशासन शिक्षा और बहिष्कार के साथ चला गया था। उसके बाद जो है वो जो दोनों में मतभेद हुआ सूरत अधिवेशन में, और गरमपंथी इस समय अलग हो गए, और अलग होने के बाद इस समय जो गरमपंथी थे वो नेशनलिस्ट कहलाए। नेशनलिस्ट कहलाएं, ठीक है, नेशनलिस्ट कहलाएं, क्योंकि अभी जो है वो अब इनका कोई अलग से मतलब दल नहीं था, बस वो अलग हो गए थे और सब बिखर गए थे। ठीक है, बताया था लाल बाल पाल सब अलग अलग हो गए थे। आगे देखते हैं हिंदू महाजन महासभा का गठन। इसी समय इसके बाद जो है वो हिंदू महासभा का गठन होता है, और नरमपंथी भी फिर आंदोलन को संभाल नहीं पाए, आंदोलन तब भी रुके गया। ठीक, 1907 के बाद 1909 की घटना को पे हम चर्चा करते हैं, हिंदू महासभा का गठन।
हिंदुओं के हितों की वकालत करने के लिए, हिंदुओं के हितों की, मैंने कल आपको बताया था, हिंदुओं के हितों की वकालत करने के लिए 1909 में पंजाब में जो है वो लालचंद्र और यूएन जो है वो वीएन मुखर्जी की अध्यक्षता में जो है वो लालचंद्र और वीएन मुखर्जी की अध्यक्षता में पंजाब में हिंदू महासभा की स्थापना की। इनका कांग्रेस के प्रति वही रुख था जो मुस्लिम लीग का था, ठीक है, मतलब ये भी कांग्रेस को अपना दुश्मन ही मानते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के महाराज की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया। इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य जो है वो वीडी सावरकर भी थे, विनायक दामोदर सावरकर, कट्टर हिंदूवादी नेता थे, जो कि जो कि 1938 में 1938 में जो है वो इसके अध्यक्ष भी चुने गए थे। इनकी मृत्यु के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। परंतु हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की तरह अपने उद्देश्य को जो है वो प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई थी। जैसे मुस्लिम लीग ने तो पूरा पाकिस्तान ही बना दिया, तो अपने उद्देश्य में सफल रही, पर हिंदुओं ने जो हिंदू महासभा ने अलग हिंदू राष्ट्र जो है वो नहीं बना पाई, ना ही इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सुना जाता है। अब बात करते हैं मतलब हिंदू महासभा की, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना जो है वो MM मालवीय ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। और इससे जो इसके प्रमुख नेता जो है वो वीडी सावरकर थे। घटनाओं को जो है वो कालक्रमानुसार अगर आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है वो याद होती जाएंगी। अब बात करते हैं इसके बाद 1909 के बाद 1911 की घटना की बात करते हैं, दिल्ली दरबार की, ठीक है। दिल्ली दरबार, जब दिल्ली दरबार होता है तो इस समय जो है वो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं। कौन रहता है? लॉर्ड हार्डिंग। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं। ब्रिटिश सम्राट कौन रहता है? जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश सम्राट आपके रहते हैं जॉर्ज पंचम, ठीक है। और रानी जो रहती है विलियम मेरी जो है वो रानी रहती है। दो महत्वपूर्ण जो क्या कहते हैं, दिल्ली दरबार के समय दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का विभाजन किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का विभाजन किया गया था, उसे बंगाल के विभाजन को जो है वो रद्द कर दिया गया और बंगाल का जो है वो बंगाल का भाषाई आधार पर गठन किया गया। मतलब बंगाल के विभाजन को तो रद्द कर दिया गया, पर बंगाल का जो है भाषाई आधार पर जो है वो, जैसे असम है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, उनका भाषाई आधार पर जो है वो गठन करने की बात की गई। उड़ीसा को अलग कर दिया गया, परंतु यहाँ पे याद रखिएगा उड़ीसा को अलग कर दिया। असम के लिए भी एक अलग कमिश्नरी की बात की गई, ठीक है। भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। कहाँ से? 1912 में, ठीक है। और वो मैं डेट भी आपको बताई थी, 1 अप्रैल 1912, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें जो है वो अप्रैल फूल बनाया। वो था ना कि तुमको गुस्सा आया, तो अप्रैल फूल बनाया था उन्होंने, हमें जो है वो अप्रैल फूल बनाया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी, ठीक। बंगाल के विभाजन का कारण क्या था? ठीक, बंगाल के विभाजन का कारण क्या था? बंगाल के विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? बंगाल जो है वो राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, जितने भी पढ़े लिखे राष्ट्रवादी नेता थे, मोस्टली बंगाल से ही रिलेटेड थे, ठीक है। तो बंगाल जो है वो राष्ट्रवाद का गढ़ बन गया था। दिल्ली की अपेक्षा
दिल्ली जो है वो अपेक्षाकृत जो है वो मध्य में पड़ती थी। अब प्रथम विश्व युद्ध की जो है वो शुरुआत होने वाली थी, मतलब एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी, ठीक है। तो अब दिल्ली जो है वो मध्य में पड़ता। अगर एक बार किसी भी देश की राजधानी पे कब्जा कर लिया, मतलब यानी कि उस देश पे कब्जा हो गया हमारा। यदि दिल्ली पे किसी ने अटैक कर दिया तो समझ लीजिए कि फिर पूरे देश पे अटैक है ना। तो वही चीज़ें हो गई। तो इसलिए देखिए प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियां जो बन रही थी, उसको देखते हुए दिल्ली जो है वो मध्य में पड़ रहा था। दूसरी चीज़ जो है वो मुगलों का एक जो है वो मुगल भी जो है दिल्ली से शासन करते थे। तो अपने आप को जो है मुगलों का जो है सब्स्टिट्यूट, मुगलों का जो है वो स्थानापन्न मानते थे। तो ठीक है, तो दिल्ली अपेक्षाकृत मध्य में पड़ती थी और बंगाल जो है वो नीचे पड़ता था। मुगलों का उत्तराधिकारी अपने आप को मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों जो है वो देखते हुए कलकत्ता समुद्र से बहुत नज़दीक था, इसलिए उसे सुरक्षित जो है वो राजधानी नहीं मान सकते थे। समुद्र के रास्ते जो है उस समय तो वायु मार्ग होता नहीं था, समुद्री मार्ग होता था, समुद्री से यात्रा करते थे। कलकत्ता पे तुरंत अटैक कर देते हम। जो है वो अंग्रेजों ने दिल्ली को दक्षिण में दिल्ली के दक्षिण में, नोट यहाँ पे देख लीजिएगा, अंग्रेजों ने दिल्ली के दक्षिण में एक नया शहर बनाया, ठीक है, जिसे जो है वो नई दिल्ली नाम दी, न्यू दिल्ली नाम दिया, ठीक है। और जो अपनी परंपरागत दिल्ली थी वो पुरानी दिल्ली हो गई। दिल्ली के दक्षिण में जो है वो एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम अंग्रेजों ने नई दिल्ली दिया। हमारी दिल्ली को जो है उन्होंने दिल्ली में नई दिल्ली बना दिया, ठीक है। जिसकी रूपरेखा जो है वो नई, मतलब इसकी नई रूपरेखा तैयार की गई और इसके वास्तुकार जो है वो एडविन लुटियंस थे। बहुत फेमस व्यक्ति है ये, लूट लिया हम लोगों को वास्तु के नाम से, एडविन लुटियंस, ठीक है। और इसके सहायता जो हर्बर्ट बेकर ने की थी। लुटियंस को याद रखिएगा, बहुत लूटा है, ठीक है। भारत में वास्तुशास्त्र के नाम से जो है इसने बहुत लूटा है भारत को। तो संसद की नींव भी इसने रखी थी, का वास्तुकार भी यही है, ठीक है, एडविन लुटियंस ही है। नई दिल्ली का वास्तुकार भी जो है वो यही है, एडविन लुटियंस, ठीक। 15 दिसंबर 1911 को इसकी नींव रखी गई थी और इसका उद्घाटन जब बन गया, इसका उद्घाटन कब हुआ? 13 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। 13 फरवरी 1931 को जो है वो नई दिल्ली का जो है वो आपके उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा हुआ? 1931 में कौन वायसराय था? लॉर्ड इरविन, ठीक है। किसके द्वारा नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ? लॉर्ड इरविन, क्योंकि वही उस समय जो है वो भारत का वायसराय था। इसी के साथ ही वायसराय भवन वर्तमान का राष्ट्रीय भवन हो गया। इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस जो है वो, इन सब का जो है वो का निर्माण इन्होंने किया। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी जो है, पहले इसको मुगल गार्डन कहा जाता था, इसका निर्माण जो है ये भी एडविन लुटियंस, मैंने कहा ना क्या था। इंडिया गेट का निर्माण भी जो है एडविन लुटियंस ने ही किया था। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया का जो है वो निर्माण जो कि मुंबई में है, इंडिया गेट का निर्माण जो है वो एडविन लुटियंस ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो जॉर्ज विटेट ने किया था, जॉर्ज विटेट ने, ठीक है, ये मुंबई में है। जॉर्ज पंचम और रानी मेरी का जो है वो भारत भ्रमण के स्वरूप, स्मृति के स्वरूप किया था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत में आने की स्मृति के स्वरूप इसका निर्माण हुआ था और लोग आजकल इसको कितने उससे महत्ता के साथ देखते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा है, वास्तुकार है। कुछ देन भी है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि जैसे भारत पे मुगलों का आक्रमण हुआ, भारत पे जो है वो अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो चीज़ें तो बहुत बिगड़ी पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दी भी उन्होंने, ठीक है। कुछ बुराई के साथ हमेशा अच्छाई, कितना भी कुछ हो समाज में, कितनी भी समाज में बुराइयां फैली हो, पर उन बुराइयों के साथ कुछ अच्छाई भी सामने आती ही है, जरूर आती है। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने कितना भी हमें सत्ता किया हो, पर भारत में जो है वो शिक्षा के स्तर को चेंज किया उन्होंने। भारत में संवैधानिक विकास किया, भारत में रेलवे लाइन लेकर आए, भले ही वो अपने फायदे के लिए लेके आए हो, बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत की, उद्योग
को स्टार्ट किया, ठीक है, लोगों में जो है वो लोगों को शिक्षित करना जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि बहुत से जो है वो नई नई इमारतों का निर्माण किया, लोगों के अंदर कुछ जागरूकताएं लेके आए। तो शोषण तो किया, पर उसके साथ ही बहुत से जो है वो हमारे देश का विकास भी इन्होंने किया था। चलिए, इसी के बाद बात इसी के साथ बात करते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की। 1 मिनट का ब्रेक चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है, इसके बाद। क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन के 1916 में जो है वो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। ये लखनऊ अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना आवश्यक है, ठीक। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आयोग ने प्रश्न पूछा है, इसलिए पहले इसको कोट कर दे रहे हैं कि लखनऊ लखनऊ अधिवेशन का विरोध किसने किया था? निम्नलिखित में से किस नेता ने जो है वो लखनऊ समझौते का विरोध किया था? लखनऊ समझौते का विरोध किया था, तो ये एमएम मालवीय है। एमएम मालवीय ने जो है वो लखनऊ समझौते का विरोध किया था। लखनऊ समझौता हुआ किसके प्रयासों से था? तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। इसका कारण क्या था? ठीक है, लखनऊ समझौते का कारण क्या था, क्या परिस्थितियां बनी जिससे लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है, और बाद में जो है इसी से आगे जो है वो असहयोग आंदोलन, ये सारी चीजें इसमें जो है वो साथ मिलता है। तो इस समय गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई थी, जो कि एक प्रमुख जो है वो उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई, जो प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादियों के में जो है वो अब कुछ जो है वो और उदार हो गए, ठीक। 1914 में जो है वो तिलक जो है वो अपनी सजा वजह काट के आ गए थे जेल से, मांडला जेल से वापस रिहा हो गए थे। उनको ये बात अब समझ में आ गई थी कि जो है वो गर्मपंथी नरमपंथी, उदारवादी उग्रवादी के मेल से ही बात बन पाएगी। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अलग थलग रहना नहीं, हमको एक साथ एकजुट होके जो है वो आंदोलन का नेतृत्व करना है, ठीक है। इस बात को समझ गए थे। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष को जो है वो
मुक्त किए जाने के बाद वो राजनीति से पूरी तरीके से संन्यास ले लिए थे। लाला लाजपत राय अस्थाई रूप से जो है वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। तो यानी कि कुछ गर्म पंथियों में जो है वो जो उग्र थे, कुछ नरम पंथियों में, सब जो है वो अलग अलग जगह चले गए थे। तो इस वजह से जो है वो लखनऊ समझौता हो पाया। अब ज़्यादा लोग कट्टर बचे नहीं थे, तो अब लखनऊ समझौता करना थोड़ा सा आसान हो गया। हाँ, एनी बेसेंट ने थोड़ा सा जो है वो समझाया बुझाया, और तिलक ने थोड़ा सा समझाया मंझाया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वो एक समझौता भी हुआ। ठीक इसी के साथ कांग्रेस में मुस्लिम लीग में कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ठीक है, मोहम्मद अली के प्रयासों से, वो मोहम्मद अली थे, जिन्ना नहीं थे समय। 1911 में इटली के ट्रिप जो है वो, अब मुस्लिम क्यों जो है वो समझौता किए, इस समझौते के साथ मुस्लिम जो है वो, लखनऊ समझौते के साथ मुस्लिम क्यों जुड़े, आप देखिए इसमें क्यों। क्योंकि 1911 में इटली ने जो है वो ट्रिपोली को लेने के लिए तुर्की पर आक्रमण कर दिया। 1912-13 में जो है वो ईस्वी में जो है बाल्कन युद्ध में तुर्की की स्थिति खराब हो गई। अब इस वजह से जो है वो उनको ये था कि भाई अगर ये तुर्की के विरुद्ध रहेंगे तो हम जो है वो, जाहिर सी बात है कि इनके ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो है वो हम क्या कहते हैं, युद्ध लड़ेंगे, यहाँ पे विरोध करेंगे, ठीक है। 1912 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो हार्डिंग ने इनकार कर दिया, ठीक है। 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा भी रद्द हो चुकी थी, ठीक है। इससे मुसलमान नाराज थे। जब बंगाल के विभाजन की बात हुई तो मुस्लिम खुश थे। अब बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया तो मुस्लिम जो है वो इससे नाराज हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी नहीं बनवाया उन्होंने। तुर्की की स्थिति भी उस समय जो है वो खराब हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की स्थिति खराब हो गई थी। तुर्की का साथ नहीं दिया, इस वजह से मुस्लिम और नाराज थे, ठीक है। अब ये नाराज थे जब मुस्लिम, तो भाई तुर्की से ये जुड़े हुए थे, तो उससे जो है वो नाराज थे। तो अब ये कहें कि भारत में जो है, जो कि ये ब्रिटिश को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश सत्ता को सपोर्ट कर रहे थे, अब ब्रिटिश सत्ता के अपोजिशन में आ गए और कांग्रेस के सपोर्ट में आ गए, ठीक है। और एक साझा प्लान इन्होंने बनाया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का पक्ष लेते हुए विरोधी खेमे में भी शामिल हो गया था। अब जब तुर्की जर्मनी का पक्ष लेके विरोधी खेमे में शामिल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अब मुस्लिम लीग भी जो है वो विरोधी खेमे में शामिल हो जाएगी ब्रिटिश सत्ता के, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, यहीं पे मैंने जो है वो एक नोट के लिए जो है वो मुस्लिमों द्वारा जो है वो चलाया गया एक अहरार आंदोलन था, उसको भी मैंने जोड़ दिया, जो कि 1906 में था, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से नेता अहरार आंदोलन का गठन कब हुआ था, 1906 में। अहरार आंदोलन से जुड़ा कौन था, तो हकीम अजमन खां, हसन इमाम, मोहम्मद अली, नजरुल हक और जफर अली खान, ये सारे नेता जो है वो अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या निर्णय लिए गए। कांग्रेस के साथ साथ लीग के अधिवेशन भी लखनऊ में उसी समय हुआ था, ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल, मार्ले मिंटो सुधार को कांग्रेस के स्वीकृति दे दी गई, ठीक है। कांग्रेस ने भी जो है कुछ पक्षों में मुस्लिमों का साथ दिया। चुनाव के निर्धारित स्थानों में 1/3 स्थान जो है वो अब मुस्लिमों को दिया जाए के लिए सुरक्षित कर दिया गया। किसी भी विधेयक पर या किसी भी जाति के अल्पसंख्यकों का विरोध होने पर जो है वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं किया जाएगा, यानी अल्पसंख्यक वर्गों का जो है वो हितों को ध्यान में रख के तभी बात की जाएगी, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान में रख के जो है वो हम बात करेंगे। हमेशा कोई विधेयक, यदि कांग्रेस के किसी भी निर्णय पे अल्पसंख्यक वर्ग का विरोध होता है तो हम तो पारित नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो है वो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से जो है लखनऊ समझौता हो गया। अब ये लोग जो है वो भारत में अलग अलग जगहों पर जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए 1916 से ही प्रयासरत थे, और लोगों को जागरूक करने के लिए 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने होम रूल लीग
इंडिया की शुरुआत की और एनी बेसेंट ने 1 सितंबर को शुरुआत की। ठीक, अब इसमें ये क्वेश्चन खूब पूछता है। एक तो इनकी डेट पूछता है, निम्नलिखित में से कौन कौन जो है वो तिलक के होम रूल लीग से जुड़े थे, कौन कौन जो है वो एनी बेसेंट के, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके सचिव कौन थे, इसका सचिव, तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र क्या था, एनी बेसेंट का क्षेत्र क्या था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो प्रभाव पूछ लेता है कभी। ठीक है, मेंस एग्जाम में इसके प्रभाव पूछ लेता है। ठीक है, बहुत सीमित प्रभाव था पर इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये प्रेरणा किससे ली थी होम रूल लीग से। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आप लोग को जब कल काल क्रमेण घटना पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था होम रूल, लंदन में एक होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में, और फिर यहाँ पे फिर जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी एक की गई थी। ठीक, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये जो है वो होम रूल लीग की प्रेरणा किससे ली गई थी, आयरलैंड से। एनी बेसेंट वहीं की थी, आयरलैंड की ही थी, तो वहीं से प्रेरणा लेंगे। आयरलैंड के रेडमांड, ठीक है, रेडमांड के नेतृत्व में चलाया गया था और बहुत सफल आंदोलन था। ठीक है, आयरलैंड के रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग एक आंदोलन चलाया गया था जो कि बहुत सफल आंदोलन था। ठीक है, अब होम रूल लीग आंदोलन, महाराष्ट्र में जो होम रूल लीग था उसके नेतृत्व करता थे तिलक। ठीक है, इसकी स्थापना कब की थी, इन्होंने 28 अप्रैल 1916 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बेपेस्टा। ठीक है, तिलक के जो अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ बेपेस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, और इसके सचिव कौन थे, एनसी केलकर। एनसी केलकर, एनसी केलकर और आईबी सेन ने मिलकर 1919 के अमृतसर अधिवेशन में गांधी जी के साथ कांग्रेस का संविधान भी लिखा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इसका प्रसार कहाँ तक था, प्रसार कहाँ तक था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़ के महाराष्ट्र में, मुंबई में एनिवेशन थी। ठीक है, क्षेत्र इसका मध्य प्रांत और बारार था। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बारार था। ठीक, चलिए, और कुछ है इसमें, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें रही गई थी, मुख्यालय इनका पूना में था, पूना में, अब पुणे हो गया है, मुख्यालय इनका पूना में था। ठीक है, समाचार पत्र केसरी और मराठा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों किसके समाचार पत्र हैं, तिलक के। ये पूछा जाता है किस आंदोलन के दौरान, तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान चलाया गया था। अब केसरी किस भाषा में थी, केसरी थी मराठी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में थी और दैनिक समाचार पत्र थी, जबकि मराठा जो है वो अंग्रेजी समाचार पत्र था, ये याद रखिएगा। मराठा अंग्रेजी समाचार पत्र था और कौन साप्ताहिक था। ठीक है, केसरी जो था वो दैनिक समाचार पत्र था और मराठी भाषा में, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में, याद रखिएगा। मराठा मराठी में नहीं था, मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। मराठा साप्ताहिक था, केसरी दैनिक था। चलिए, अब एनी बेसेंट का देख लेते हैं। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना जो है वो 1 सितंबर 1916 में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट थे, सचिव जो है वो जॉर्ज अरुणडेल थे। ठीक है, जॉर्ज अरुणडेल थे। ठीक, और तिलक के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत जो है वो इनसे रिलेटेड एनी बेसेंट ने लिया था। ठीक है, इनके कोषाध्यक्ष वीपी वाडिया थे। इनका जो क्षेत्र था, मतलब मुख्यालय जो था वो अड्यार मद्रास में था, अड्यार मद्रास में था। इनके जो समाचार पत्र थे वो थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया दैनिक था, न्यू इंडिया दोनों इंग्लिश में ही था। ठीक है, न्यू इंडिया दैनिक और कॉमनवेल्थ जो है वो साप्ताहिक था। ठीक, इनके 2 समाचार पत्र थे।
चलिए, उस समय जो है वो होम रूल लीग से जितने भी प्रमुख नेता थे, जितने भी प्रमुख नेता थे वो सब एनी बेसेंट के साथ जुड़े थे। आपको लग रहा होगा तिलक के साथ ना, नहीं, वो महिला थी ना इसलिए उनके साथ जुड़े थे, प्रभावशाली महिला थी तो इसलिए उनके साथ जुड़े हुए थे। मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। चूंकि तिलक का क्षेत्र, एनी बेसेंट का क्षेत्र पूरा भारत था ना, तो इसलिए प्रमुख नेता जो है वो उनसे जुड़े हुए थे। ठीक, तिलक की शाखाएं कम थी, हाँ, परंतु व्यक्ति उनके पास अधिक थे। बेसेंट की शाखाएं अधिक थी परंतु लोग उनके साथ कम थे। परंतु सभी जो है वो प्रमुख नेता व्यक्ति जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सभी मशहूर व्यक्ति, जितने प्रमुख व्यक्ति थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, हसन इमाम, नजरुल हक जिन्ना आदि सारे जो है वो आपके एनी बेसेंट के साथ जुड़े थे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन की बात की गई थी। ठीक है, स्वशासन की बात की थी, स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी यहाँ पे। ठीक है, पहली बार यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी कि शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से हम जो है वो भारत में एक आंदोलन करेंगे जिसके तहत आप हमें जिसकी मांग क्या है कि आप हमें स्वशासन प्रदान करें। और इसी का प्रभाव था कि फिर भारत शासन अधिनियम इसी के बाद आता है। ठीक है, चलिए, इसका सामाजिक आधार क्या था? ठीक, ये सारी चीजें पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सामाजिक आधार क्या था? बस थोड़ा सा और है, उसके बाद जो है वो ये आपके असहयोग आंदोलन तक एक बड़ा चैप्टर जो है वो, एक बड़ा टॉपिक काफी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके बंगाल विभाजन से लेकर असहयोग आंदोलन तक एक बड़ा टॉपिक और पॉइंट टू पॉइंट है। सारा पढ़ लेंगे ना तो 100% आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, 100% आ जाएगा। चलिए, सामाजिक आधार क्या था? शहरी पेशेवर, मध्य वर्गीय जो है वो इसकी भूमिका थी, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, मजदूर का भी सहयोग इसमें था। जिन्ना ने जो है वो, जिन्ना, हसन इमाम, नजरुल हक आदि जैसे मुसलमानों का भी जो है इसमें समर्थन था। अब पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं आपके होम रूल लीग आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? स्त्रियों की भागीदारी थी, भाई जाहिर सी बात है, एनी बेसेंट है तो स्त्रियों को तो लेकर ही आएंगी। ठीक है, स्त्रियों को तो लेकर ही आएंगी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या हो गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा या अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा या अगस्त घोषणा। ठीक है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति। अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 1917, 20 अगस्त 1917। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, जो कि 1940 में आता है, 7 अगस्त 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त क्रांति जो है वो भारत छोड़ो क्रांति को अगस्त क्रांति कहते हैं, जो कि आपके जो है वो 7 से लेकर 9 अगस्त के बीच में रहती है। चलिए, अब बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा में कौन कौन से प्रावधान करते हैं कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। इन्होंने पहली बार स्वीकार करा कि चलो भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को जो बढ़ाई जाए, स्थानीय संस्थाओं को क्रमिक रूप से जो है वो विकास किया जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो है वो आपके 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है।
है। इस रिपोर्ट के आधार पे जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनी विधायिका की बात की जाती है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या प्रशासन में जो है वो भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, जो है वो सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की बात करता है। एक तरीके से जो है वो भारतीयों को बांटने का कार्य जो है वो और बढ़ा देता है। भारतीयों को बांटने का काम जो है वो और बढ़िया कर देता है। चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा को लेकर पुनः जो है वो गर्मपंथियों और नरमपंथियों में जो है वो इसको स्वीकार करने और अस्वीकार करने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, नरमपंथी कह रहे थे, उदारवादी कह रहे थे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार के बारे में बात की गई है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं जो उन्होंने पत्र दिया है। और उग्रवादी कहते हैं नहीं, हम इसको इतने से हमें संतोष नहीं है, हमें शासन में पूरा पार्टिसिपेशन दे। ठीक है, हमारी स्वशासन की मांग है। ठीक है, हाँ, कम से कम हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। तो ये बात हुई थी। तो उन्होंने मतलब तो उग्रवादियों और उदारवादियों में पुनः जो है वो, पर इस बार कांग्रेस पे उग्रवादियों का वर्चस्व था, इसलिए उदारवादी अलग हो गए। ठीक है, उदारवादी संघ की एक जो है वो स्थापना कर दी 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को लेकर जो है इनमें विवाद उत्पन्न हुआ और गर्मपंथी ने इसे अपर्याप्त बताया। 1918 में जो है वो सुरेंद्र नाथ, यानी प्रथम विभाजन 1907 में, ठीक है, और द्वितीय विभाजन 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, और फिर भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना होती है। ठीक, अब बात करते हैं, जब भी कोई आंदोलन होता है तो हम चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, ठीक है, दोनों में ही एक पॉइंट पढ़ते हैं, इस आंदोलन का प्रभाव क्या था, इस आंदोलन का महत्व क्या था, इस आंदोलन की समीक्षा कीजिए, इस आंदोलन की आलोचना कीजिए, सारी चीज़ों की जो है वो बात हम करते हैं। तो हम यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन के भी महत्व की चर्चा करते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन में भारतीयों की भागीदारी को पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया। ठीक है, गांधीवादी युग के नए नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, जिन्ना आदि का जो युगों की शुरुआत हो गई। ठीक है, बाजारों, हाटों, धर्मस्थलों से में जाकर व्यापक जन समुदाय को जो है के सम्मुख जो है ब्रिटिश सरकार की आलोचना पहली बार की गई। यानी कि एक कह सकते हैं ना कि आंदोलन तो नहीं, एक बड़े स्तर पे जो है वो आंदोलन तो नहीं हुआ, पर आंदोलन के लिए लोगों को जो है वो प्रेरित कर दिया। यानी असहयोग आंदोलन में इसी वजह से इतने ज़्यादा लोग जुड़ पाए, क्योंकि पहले ही एनी बेसेंट ने और तिलक ने जो है वो लोगों को क्षेत्र जगह जगह पर जाके पूरे भारत में जो है वो अंग्रेजों की नीति के खिलाफ लोगों को जागरूक किया कि यह सत्ता हमारे हितों में काम नहीं कर रही है, हमारे जो है वो अहित के काम कर रही है। यह इनकी रणनीतियां हैं और हमारे लिए जो है वो क्या, हम कैसे इससे जो है वो निजात पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। ठीक, चलिए अब बात कर देते। मैंने आप लोग को बताया था कि 1905 में तो जो है वो लंदन में, ये वाला मैंने आपको बताया था कि 1905 में लंदन में जो है वो होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। 1915 में जो है वो लाला लाजपत राय ने भी की थी। एक संस्था की स्थापना जो है लाला लाजपत राय ने अमेरिका में की थी। ठीक है, वो लंदन में हुआ था, ये अमेरिका में होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक इंडिया में था, ठीक है, दूसरा आयरलैंड में तो थे ही रेडमान के नेतृत्व में। एक आपके होम रूल लीग सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1915 में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की था। अच्छा, इसमें क्या था ना कि यहाँ पे होम रूल लीग चल रहा था, उस समय लाला लाजपत राय जो है, जो कि प्रमुख उग्रवादी नेता, वो उस समय अमेरिका में थे, तो उन्होंने वहीं पे जो है वो होम रूल लीग का नेतृत्व किया। तो बस यही चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। ठीक है, क्योंकि अब 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 में गांधी जी पूर्ण रूप से जो है वो भारत आ गए थे। हाँ, अंतिम रूप से भारत आ गए, पूर्ण रूप से नहीं, पहले आधे नहीं आते थे, पहले भी पूरे ही आए थे। ठीक है, और कांग्रेस के 1901 वाले अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे, जिसकी अध्यक्षता दिनसाई वाचा ने की थी। ठीक है, तो पहले भी पूरे ही आए थे, पर
अब जो है वो गांधी जी अंतिम रूप से भारत आ गए थे। शब्दों का चयन जो है वो सही करना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा हमें जो है वो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जो है भारत आ गए थे तो उनके बारे में देखना जरूरी है कि कैसा बंदा है ये, क्या क्या काम करता है, कैसे है सारी चीज़ें। तो लोग इसी से शुरुआत करते हैं। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था? वर्ल्ड नोज, पूरा विश्व जानता है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 ईस्वी में। ठीक है, काठियावाड़ क्षेत्र के पोरबंदर में, पोरबंदर एक बंदरगाह है, काठियावाड़ क्षेत्र के पोरबंदर बंदरगाह में जो इनका जन्म हुआ था। इनके पितामह यानी कि दादा, बाबा, जो भी कह सकते हैं, बाबा दादा जो भी है, उत्तम चंद गांधी थे। और इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। ठीक है, हाँ, इनको करमचंद गांधी को जो है वो काबा गांधी भी कहा जाता था। लोग कहते थे काबा गांधी। हाँ, ये क्या थे? ये क्वेश्चन आयोग पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि करमचंद गांधी जो है वो कहाँ के दीवान थे। तो ये पोरबंदर, राजकोट और बांकानेर, बीकानेर नहीं, बांकानेर, बांकानेर के जो है वो दीवान थे। पोरबंदर, राजकोट और बांकानेर के जो है वो दीवान थे। ठीक है, इनकी शादी गांधी जी की बहुत कम उम्र में हो गई थी। 1883 में जो है वो 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी जो है कस्तूरबा गांधी से हो गई थी। कस्तूरबा गांधी के पिता का नाम गोकुल दास माकन था। ठीक है, उस समय उनकी भी आयु 13 वर्ष ही थी, दोनों सेम आयु के थे। इनके पुत्र का क्या नाम था? हरिलाल रामदास मणिलाल देवदास। ठीक है, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, पर इनके जो मतलब कि बड़े से छोटे का क्रम है, हरिलाल रामदास मणिलाल देवदास। हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास था। ठीक है, पांचवा पुत्र इनको जमनालाल बजाज को, जो उद्योगपति थे, जमनालाल बजाज एक उद्योगपति थे जिसे इनके गांधी जी के पांचवें पुत्र की संज्ञा दी गई है। ठीक, अब गांधी जी जो है वो वकालत करने 10 जून 1891 में जो है वो पहली बार जो है वो वकालत करने गए। कहाँ गए? राजकोट से बम्बई। ठीक है, राजकोट से बम्बई जो है वो 1891 में जो है वो पहली बार जो है वो वकालत करने गए। उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की। ठीक है, अब उसी समय जो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में मुकदमा चल रहा था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का। ठीक है, जिसके प्रतिवादी कौन थे? तैयब हाजी। जिसके प्रतिवादी थे तैयब हाजी। ट्रांसवाल में, अमेरिका के ट्रांसवाल जगह याद रखिएगा। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा चल रहा था जिसके जो है प्रतिवादी जो है वो तैयब हाजी खान मोहम्मद था, और ये जो है वो प्रिटोरिया का रहने वाला था। ठीक है, अब गांधी जी को कहते हैं कि ये जो अब्दुल्ला थे वो गांधी जी को अपना मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाते हैं। और गांधी जी जो है वो पहली बार 1893 को, याद रखेगा, विवेकानंद जो है वो न्यूयॉर्क गए थे 1893 में अपना जो है वो भाषण के लिए। ठीक है, और एनी बेसेंट 1893 में पहली बार भारत आई थी। ठीक है, और गांधी जी जो है वो पहली बार 1893 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे SS तिलस्ना जहाज से। ठीक है, 1893 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे चलते। अच्छा, 1893 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था बताइएगा, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906। 1893 वाली अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? ठीक, 1893 मैंने 4 फैक्ट आप लोग को बता दिए हैं। गांधी जी जो है वो SS तिलस्ना नामक जहाज से जो है वो रवाना हुए थे। कहाँ के लिए रवाना हुए थे? दक्षिण अफ्रीका के लिए। ठीक है, वह कहाँ पहुंचे? नटाल पहुंचे।
नटाल पहुंचे, अब्दुल्ला सेठ जो है उनको लेने आए थे, ठीक है। नटाल में पंजीकृत होने वाले वो पहले अधिवक्ता थे। दक्षिण अफ्रीका के नटाल में जो है वो पंजीकृत होने वाले जो है वो पहले वकील थे, ठीक। अब्दुल्ला जो है वो विजेता हुए। इस जो है वो केस था, केस को गांधी जी ने जीत लिया था। अब्दुल्ला को जो है वो 40,000 पाउंड की राशि जो है वो लेनी थी, ठीक। अब इसके बाद जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भाई गए वकालत करने, तो अब थोड़े दिन रहेंगे तो है ही। तो जब उस समय थे तो उस समय ही एक मॉरिट्सबर्ग कांड हुआ। यही जो है वो गांधी जी के जीवन का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो कांड था। इसी ने जो है वो गांधी जी के जीवन को एकदम बदल के रख डाला, झकझोर के रख डाला। और गांधी जी जो है वो इसके बाद से ही महात्मा, मतलब एक तरीके से जो है वो अपने जीवन में जो है वो आगे होते हैं, ठीक है। तो मॉरिट्सबर्ग कांड होता है। मॉरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है। गांधी जी इस समय जो है वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जिस समय मॉरिट्सबर्ग कांड होता है, गांधी जी कहाँ से कहाँ की यात्रा करते हैं, तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करते हैं, ठीक है। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में मॉरिट्सबर्ग एक जगह आता है, पीटर मॉरिट्सबर्ग, पूरा नाम है पीटर मॉरिट्सबर्ग एक जगह है। जो है वो पीटर, नहीं सॉरी, व्यक्ति है पीटर मॉरिसबर्ग ने में गोरे ने जो है वो गांधी जी को जो है वो ट्रेन से बाहर फेंक दिया। हाँ, पीटर मॉरिसबर्ग जगह है, सॉरी, पीटर मॉरिसबर्ग एक जगह है जहां पर जो है वो एक गोरे व्यक्ति ने जो है वो क्यों फेंका, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे थे। उनको उसने कहा कि आप स्लीपर में, मतलब जितने भी काले व्यक्ति थे वो स्लीपर में यात्रा करेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी उस समय गोरों का ही शासन चल रहा था, ठीक है। तो उन्हें जो है वो पीटर मॉरिसबर्ग में एक जगह पे जब ट्रेन रुकी तो गोरे ने जो है उनको मार के उनको जो है वो बाहर फेंक दिया ट्रेन से। और गांधी जी पूरी रात ठिठुरती हुई ठंड में मॉरिसबर्ग में ही अपना समय बिताए थे। और ये जो घटना थी, उन्होंने उनकी आंखें खोल दी। और तभी से जो वो भारतीय स्वतंत्रता, वही अब दक्षिण अफ्रीका में जो है उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते भारत में आए और उन्होंने इतने बड़े आंदोलन को अंजाम दिया। तो ये कह सकते हैं कि गांधी जी केवल पीटर मॉरिसबर्ग वाली घटना की वजह से ही हो गए थे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सर्वप्रथम आंदोलन जो है हिंदुस्तानियों से मताधिकार छीन लेने वाला विधेयक है, उसके खिलाफ जो है आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला आंदोलन जो है वो हिंदुस्तानियों से मताधिकार छीन लेने वाला जो है वो आंदोलन था, उसके खिलाफ आंदोलन था, वो था, ठीक है। गांधी जी ने वहां पे नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी 22 मई 1894 में। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 22 मई 1894 में की थी। 1896 में वो फिर से भारत एक बार आए थे। फिर 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया गया। उसके बाद जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पे उस समय दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था बोर युद्ध। 1899 से 1902 तक जो है वो तब गांधी जी यहीं थे। उस समय वहां पे बोर युद्ध चल रहा था। बोर युद्ध क्या था, डच प्रजा जो है वहां पे बोर या डच प्रजा थी जो उसको वहां पे बोर या बलंदा कहा जाता है। सर्वप्रथम अफ्रीका जो है वहां पे अफ्रीका में डच पहुंचे थे, ठीक है। तो डच जो है वहां पे एक सोने की खान मिली थी। अब डचों को जो है उस खान पे जो है वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, ठीक है। तो डच प्रजा को जो है वो बोर या बालंदा कहता है। सर्वप्रथम अफ्रीका में डच पहुंचे थे। बाद में अंग्रेजों व डचों के बीच जो है वो मंजुला की पहाड़ी जो है वो मंजुला की पहाड़ी में अंग्रेजों को की हार के बाद नटाल, हाँ ठीक है, नटाल और नटाल व केप कॉलोनी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब
ऑरेंज फ्री स्टेट, वो ट्रांसवाल में जो है वो डचों का अधिकार हो गया। ठीक है, जब डच पहुंचे, डच व अंग्रेज, जैसे इंडिया में भी यही था कि जो है वो पुर्तगाली, डच, ये सब पहले तो क्षेत्र को लेके विवाद होने लगा, तो डच तो यहाँ पे चले गए, फिर हार मान के वहाँ पे जो है डचों के लेके जो है वो एक तरीके से जो है विवाद हुआ। तो बाद में डचों के बीच जो मंजुला की पहाड़ी में अंग्रेजों की हार के बाद जो नटाल व केप कॉलोनी अंग्रेजों के हक में आ गई, और ट्रांसवाल स्टेट जो है वो और ऑरेंज फ्री स्टेट जो है वो डचों के नेतृत्व में आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, विवाद क्या होगा। हाँ, यह तो अपने लक की बात है भाई कि ऑरेंज फ्री स्टेट और जो है वो क्या कहते हैं आपके ट्रांसवाल में सोने की बहुत बड़ी खान मिल गई। अब तो अंग्रेज परेशान हो गए, ले ये क्या हो गया, यहाँ पे सोने और हीरे की खान मिल गई। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा उस पर कब्जा करने के फलस्वरूप जो है वो बोर युद्ध होने लगता है कि भाई अब हम नहीं मानेंगे, हम तो अब जो है वो ऑरेंज फ्री स्टेट और जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसवाल क्षेत्र पे हम जो है वो अब कब्जा करेंगे। तो अब अंग्रेज जो है पलट गए कि ना, अब तो हम कब्जा करके रहेंगे। अब बात ये हुई कि यहाँ पे गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया डचों की जगह। हाँ, क्योंकि दोनों अपने नहीं हैं। जब क्या कहते हैं कि बात ये होगा कि जैसे आपकी कॉलोनी का कोई एक व्यक्ति होगा जो कि मतलब कहीं आप देख रहे होंगे बाहर में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, तो आप दोनों से आपकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, पर आपने उस व्यक्ति को कॉलोनी में देखा है, आपकी कॉलोनी का ही है, आपके क्षेत्र का है, तो क्षेत्रीय होने के नाते आप सोचते हो कि इसका सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, या वो आपका भले ही कॉलोनी में दुश्मन है, सोचते हो कि यार यहाँ पे जो लड़ाई हो रहा है अगर इसमें मैं अपने पड़ोसी का साथ दे दूंगा तो शायद जो है वो कॉलोनी में जो मेरा विवाद है उसमें वो मेरा साथ दे देगा। पर यहाँ गांधी जी का ये तरकीब चला नहीं, अंग्रेज जो है वो ऐसे अंगूठा दिखा के निकल लिए हैं। चलिए, तो गांधी जी के अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, तथा जो है वो क्या कहते हैं इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन किया 1899 में। अंग्रेज सफल हुए और फैंतीव की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैंतीव की संधि होती है। फैंतीव की संधि होती है। 1901 में गांधी जी फिर भारत आए। हाँ, और कलकत्ता में दिनसा, देखिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे चूंकि बताया भी है, कांग्रेस कलकत्ता में दिनसा इवाचा की अध्यक्षता में जो है वो कांग्रेस के सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फिर गांधी जी की पुनर्यात्रा अफ्रीका में, बोर युद्ध के बाद जो है वो नटाल, केप कॉलोनी, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट को मिलाकर जो है वो इस कॉलोनी जो है वो बनाई गई। ठीक है, यहाँ पर अपना घर छोड़कर भागे भारतीयों को पुनर्वास करने में अब दिक्कत आ रही थी। ठीक है, जो है बोर युद्ध हुआ उसके बाद जो है वो सारे स्टेट को मिला के एक स्टेट बना दिया। अब जो युद्ध के दौरान भागे लोग थे भारतीय, जो भारत चले गए थे, कहीं चले गए थे, पुनः जब दक्षिण अफ्रीका आ रहे हैं तो अब इनको जो है वो वहाँ पे पुनर्वास में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, आ रही थी। अंग्रेज जहाँ आसानी से अनुमति मिल रही थी अंग्रेजों को, वहाँ पे कह सकते हैं ना एक तरीके से मताधिकार या क्या कहते हैं रहने का अधिकार तो मिल जा रहा था आराम से, वहीं जो है वो भारतीयों को दिक्कत हो रही थी। भारतीयों को जो है वो अनुमति नहीं मिल रही थी, जल्दी भारतीयों को अनुमति नहीं मिल रही थी। तो जोसेफ चेम्बरलेन के इसके सामने भारतीयों को अपनी समस्याओं को रखने के लिए एक डेप्यूटेशन की नियुक्ति की गई थी, जिसका नेतृत्व जो है वो गांधी जी को करना था। ठीक है, इसलिए गांधी जी जो है वो दोबारा दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो है वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, अब 1907 में ट्रांसवाल में जो है वो एशियाटिक सोसाइटी विधेयक पास हो गया, जिसके बाद जो है वो गांधी जी को पैसिव रेसिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब जो है वो करना पड़ा। ठीक है, इस विधेयक के बाद जो है वो मतलब गांधी जी को जो है वो पैसिव रेसिस्टेंस करना पड़ा, क्योंकि क्या कहते हैं एशियाई इस विधेयक के बाद जो एशियाई लोगों को वहाँ क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत ज़्यादा जो है वो आनाकानी बहुत कठिनाई हो रही थी। ठीक है, तो इस वजह से गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए पैसिव रेजिस्टेंस निष्क्रिय प्रतिरोध किया और 1908 में जो है वो पंजीकृत कानून को तोड़ने वाले
पंजीकरण कानून को तोड़ने के अपराध में जो है वो गांधी जी को जो है वो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जो है वो जेल भी जाना पड़ा। यहीं पर गांधी जी ने जो है वो इसी दौरान यहीं पर गांधी जी ने जो है वो इंडियन ओपिनियन पत्र का जो है वो प्रकाशन किया था 1904 में। इसके संपादक जो है वो मनसुख लाल नागर थे, परंतु इसके मुख्य संपादन जो है वो गांधी जी ने किया था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, तमिल, अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में। इसका कोड है तेग, तेग इसका कोड है, ठीक है, तमिल, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में। इसलिए इंडियन ओपिनियन का 1904 में खोल किया था और इसी का संपादन करते थे वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। और ये पूछा जाता है कि कब इसका संपादन किसने किया, किस वर्ष जो है इसका गठन किया गया, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है किन किन भाषाओं में इसका संपादन होता था। तो इसलिए इसको याद रखेगा, इंडियन ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में और क्या क्या काम किए थे। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना वो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे फैक्ट्स एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गांधी जी से रिलेटेड ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गांधी जी ने जो है वो जोहान्सबर्ग में 1910 में जोहान्सबर्ग में 1910 में जो है वो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। इसका कोडिंग है जटा, ठीक है। और डरबन में 1904 में, हाँ, डरबन में 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। इसका है डफा या डफली, कुछ भी कर लीजिए, ठीक। 1909 में गांधी जी अफ्रीका से ब्रिटेन की यात्रा की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी है। गांधी जी ने 1909 में अफ्रीका से ब्रिटेन की यात्रा की थी। किससे? किल्डोनन कैसल नामक जहाज से। किल्डोनन कैसल नामक जहाज से जो है दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी और उसी समय रास्ते में ही उन्होंने, उस समय यात्रा बड़ी लंबी लंबी होती थी जहाज से, तो यात्रा के दौरान ही उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। अब ये पूछा जाता है कब की थी, तो 1909 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन की यात्रा के दौरान, ठीक है। ये हिंद स्वराज किस भाषा में उन्होंने, मूलतः किस भाषा में लिखी थी, तो ये गुजराती में लिखी गई थी, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो अंतिम रूप से भारत आ गए। अहमदाबाद में कोचरब गांव में उन्होंने जो है वो एक आश्रम की स्थापना की, जिसको जो है वो 20 मई 1915 को साबरमती आश्रम जो है वो नाम दे दिया गया, ठीक है। किसके सहयोग से की थी? तो अंबालाल साराभाई के प्रयासों से। भाई कोई उद्योगपति ही पैसा लगाएगा तभी जो है वो काम हो पाएगा। चलिए गांधी जी के बारे में कुछ और चीजें आप लोग देख लीजिए। जैसे गांधी जी ने, बहुत पूछता है, ये मत सोचिएगा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पूछता है। गांधी जी ने 1889 में गीता का अध्ययन किया था। गीता रहस्य नहीं, वो तो अरविंदो घोष का जो है वो रचना, तिलक का जो है वो था, ठीक है, रचना थी। 1889 में गीता का अध्ययन किया था। गांधी जी ने 1894 में किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू का अध्ययन किया था 1894। ये प्रश्न मिलाने के लिए आता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है गांधी जी ने इस बुक का अध्ययन किस वर्ष किया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। गांधी जी ने 1904 में अनटू द लास्ट, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा गांधी जी के पास ऊपर पड़ा था। अनटू द लास्ट का अध्ययन किया था। ये जो पुस्तक थी रस्किन की लिखी हुई थी, रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से ये पूछता है गांधी जी ने सर्वोदय का विचार किस बुक से लिया था, तो अनटू द लास्ट से उन्होंने जो है वो सर्वोदय का विचार लिया था। जबकि थोरो की किताब सिविल ओबीडियंस से जो है वो थोरो की पुस्तक देख लीजिए यहाँ पे, थोरो की पुस्तक सिविल डिसओबीडियंस,
से इन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है वो विचार लिया था। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो, अब ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैंने कल ही बताया है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब मैंने यहाँ पे लिख ही दिया तो कोई मतलब ही नहीं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चलिए, गांधी जी को बापू की उपाधि जो है वो एंड्रूज, तीन बंधु एंड्रूज ने दी थी। गांधी जी को बापू की उपाधि एंड्रूज ने दी थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र SC बोस ने दी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो क्या कहते हैं, किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बापू की दीन बंधु एंड्रूज ने दी थी। गांधी जी को जो है वो राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, बस अब यही 2 टॉपिक बचा हुआ है, फटाफट इसको खत्म करते हैं। जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने प्रथमतः जो है वो 3 आंदोलनों का नेतृत्व किया। ठीक है, गांधी जी भारत आए तो उन्होंने 3 आंदोलनों का नेतृत्व किया और जो है वो तीन आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया। चलिए, तो कौन कौन से आंदोलन थे? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है, 1917 में चंपारण होता है और 1918 में है जो है वो खेड़ा और अहमदाबाद। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण जो है वो हिमालय के तराई में नेपाल के समीपवर्ती स्थित जो है बिहार के तिरहुत, ठीक है, बिहार के तिरहुत में एक स्थान था। तिरहुत विभाग में मोतिहारी जिला का एक प्रमुख शहर था जहां पर 3 कट्ठिया पद्धति लागू थी। ठीक है, 3 कट्ठिया पद्धति क्या थी कि जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, अब चूंकि जर्मनी में नील का आविष्कार होने की वजह से जो है पहले नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था 3 कट्ठिया पद्धति से। अब जब किसान नील की खेती करना शुरू कर दिए थे तब से जर्मनी में नील का आविष्कार हो गया। अब नील का आविष्कार हो गया तो जो नील की खेती की थी उसको खरीदने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, अब इस किसानों को तो घाटा हो गया। नील की जो है वो नील की कीमतों को जो है वो गिरावट आ गई। अब किसानों को घाटा हो गया, परंतु बागान मालिक उनसे जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज ही बहुत दुष्ट थे, इंडियन भी जो अभी भी हैं पहले भी ऐसे ही बहुत रिजिड थे। ठीक है, तो 1916 में कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक हुई थी उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें पंडित राजकुमार शुक्ल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आने के लिए जो है चंपारण आने के लिए किसने जो है वो उनको जो है वो पत्र लिखा था या किसने जो है वो निमंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था उनको निमंत्रण। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने जो उनको निमंत्रण दिया, गांधी जी का इस समय भारत का प्रथम सत्याग्रह था। टैगोर ने इसी समय इनको महात्मा की उपाधि दी थी। अब इनके सहयोगी कौन थे? बृज किशोर, JB कृपलानी, नरहरि पारिख, महादेव देसाई और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मैंने इसके लिए कोडिंग बनाई थी हरि। ठीक है, हरि मतलब कि नरहरि और ये आपके नरहरि और महादेव, नरहरि, महादेव, ब्रज किशोर, हरि। हाँ, हरि महादेव, ब्रज पर कृपा करो मेरे महाराज, मेरे राजा। तो आप इस कोडिंग से याद कर सकते हो या फिर जो है ऐसे भी याद कर सकते हो कि ब्रिज किशोर और JB कृपलानी, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद। ये जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से इस आंदोलन से कौन से व्यक्ति जुड़े थे या नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी कोडिंग बनाई थी क्योंकि उसको याद करना आवश्यक है। PYQ खोल के देखेंगे तो उसमें पूछा है कि चंपारण आंदोलन से कौन जुड़ा था, खेड़ा आंदोलन से कौन जुड़ा था, फिर आपके अहमदाबाद मिल मजदूर से कौन जुड़ा था, किसने निमंत्रण भेजा था। ये सारे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि
शुरुआत थी अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। क्या था आंदोलन? फरवरी 1918 में यह आंदोलन होता है। आंदोलन क्या क्यों था? ठीक है, मिल मजदूरों के मालिक मिल मजदूरों जो मालिक थे, अहमदाबाद जो है फैक्ट्री थी, उसमें मजदूरों और मालिकों के बीच जो प्लेग बोनस को लेकर एक विवाद चल रहा था। गुजरात के प्रसिद्ध व्यापारी जो है वो अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने, इन्होंने अनुसुईया बेन ने ही निमंत्रण किया था, ने गांधी जी को जो है वो एक पत्र लिखा, पत्र लिखकर बुलाया। गांधी जी ने जो है 35% सॉरी, गांधी जी ने 35% प्लेग बोनस की बात को रखी थी, गांधी जी द्वारा भारत में किया जाना। अब इस बात को जो है वो मान नहीं रहे थे, 35% जो है वो बोनस की बात को लेकर जो है वो लोग नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा जो है उसके लिए पहली बार जो है भारत में अनशन किया गया, और गांधी जी द्वारा भारत में किया जाने वाला यह पहला अनशन था। ठीक है, कौन किसमें? अहमदाबाद मिल मजदूर वाला आंदोलन था। ठीक है, अब इस आंदोलन से जो है वो कौन कौन इनके सहयोगी थी? अनुसुईया बेन जिन्होंने बुलाया था, शंकरलाल बैंकर, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये लोग जो है इस आंदोलन से जुड़े थे। अब बात करते हैं 22 मार्च, फरवरी में वो हुआ, फिर मार्च में गांधी जी पहुंच गए खेड़ा। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। अकाल संहिता के अनुसार यदि किसी वर्ष 1/4, खेड़ा में क्या था? एक उस समय रूल बना था अकाल संहिता। ठीक है, अकाल संहिता के अनुसार यदि किसी वर्ष जो है वो 1/4 उत्पादन भी ना हुआ हो तो उस समय लगान जो है, किसानों का लगान जो है वो माफ कर दिया जाए। ठीक है, परंतु जो है किसानों से मनमाने तरीके से जो है वो क्या कहते हैं कि लगान तब भी लिया जा रहा था। तो मोहनलाल पांड्या, जिनका उपनाम प्याज चोर था, और शंकरलाल पारिख ने पत्र लिखकर गांधी जी को बुलाया, और इसमें भी गांधी जी को इस आंदोलन में भी सफलता मिली। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, अनुसुईया बेन और महादेव देसाई तथा इंदुलाल याज्ञिक थे। ठीक है, 3 तो अहमदाबाद वाले ही थे। ठीक है, पास पास में था, फरवरी से थे। फरवरी में जो है वो अहमदाबाद वाले में सफलता मिली, तो कहें चलो होके आते हैं वहाँ वाला भी देखते हैं, वहाँ भी थोड़ी सफलता मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है लगातार गांधी जी ने 17 से 18 से 3 आंदोलन को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, और वहाँ पे सभी में जो है वो अपनी बात मनवाई। चलिए, अब नेक्स्ट होता है असहयोग आंदोलन। नहीं, रॉलेट एक्ट, हाँ रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ उसके बाद जो है वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन की बात की जाती है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि अभी रहने देते हैं इस टॉपिक, जो है वो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से लेके असहयोग आंदोलन का कल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्ते। और आप लोग जो है वो हमारे जो एक नेक प्रयास है 1-to-1 गाइडेंस वाला, आप इसके साथ जुड़े। हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हमारा जो है वो क्या कहते हैं एसे राइटिंग प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।